सबको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है क्या मैं पूछ रही हूँ? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है? यहाँ पे देख लो एक बार। सारे फॉर्मूले यार रिवाइज करो, फिर हम कुछ मेथड पढ़ते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो कैंसिल होके कितना हो जाएगा x। बट c जरूरी है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में, हाँ या ना? एबल टू हियर मी? हाँ जी। तो x का इंटीग्रल, ये x पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव, ये भी बोला जाता है। ये वर्ड्स कभी कभी जेई मेंस में वो लोग यूज करते हैं, पूछते हैं प्रिमिटिव क्या है, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता प्रिमिटिव क्या है, तो कुछ नहीं, इंटीग्रल पूछ रहा है वो और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन से, तो सारे फॉर्मूले जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन होता है, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। तो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना रहेगा? माइनस कॉस। सेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? एल एन टैन एक्स। तो ये उल्टा है अभी। एक्स स्क्वायर का क्या है? एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स बाई एक्स का एल एन एक्स, क्योंकि एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। ए पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? ए पावर एक्स एल एन ए। तो अब बी पावर एक्स का इंटीग्रल कितना है? बी पावर एक्स अपॉन एल एन बी एंड सो ऑन। कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉट एक्स का एल एन, ये याद रखो, हाँ, ये काफी याद नहीं रहता है। कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स, टैन एक्स का एल एन सेक एक्स भी बोल सकते हैं इसको, एल एन सेक एक्स प्लस सी भी आप बोल सकते हो। ये सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको आते होंगे ऐसा कंसिडर करके आगे चलते हैं। एक जो मेथड जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है जेई मेंस भी और इवन एडवांस, बट अभी तो हम जेई मेंस के लिए कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। आप अगर टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको काफी लेट से आएगा। तो कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं किसी भी चैप्टर के। तो इंटीग्रेशन में जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत बार पूछता है वो। मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिखेगा जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ना, जेई मेंस का। सेकेंड है पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड है बाय पार्ट्स। ये जरूर से जरूर इंक्लूड होगा ही, ठीक है। और कुछ होते हैं जो मिसलेनियस इंटीग्रल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका तो फिर एंड ही नहीं है। तो हम अभी पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। इसकी क्या मैंडेटरी कंडीशन होती है? कब हम, अब वो तो नहीं बोलेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ और सॉल्व करो, वो तो सॉल्व करो बोलेगा, बाकी तुम देख लो कैसे करना। तो इसकी मैंडेटरी कंडीशन होती है, ये रैशनल फंक्शंस पे लगता है, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स पे। और ये कंडीशन क्या होती है कि जी ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स की डिग्री से। डिग्री, हाँ, डिग्री। डिग्री मतलब क्या? ये जो एक्स होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पे तो इक्वल है, तो इक्वल भी नहीं चलेगा, हमको हाईएस्ट हाई चाहिए। डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो ज्यादा चाहिए, ठीक।
तो यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर की छोटी है, उल्टा है, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे फिर से इक्वल है, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे बड़ी है क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर कितना है 0 और डिनोमिनेटर में x है तो थर्ड पे लगेगा। ठीक है, अभी भाई क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व कैसे करना होता है, देखो नीचे जो फैक्टर्स है ना, हमको लीनियर फैक्टर्स चाहिए। इसके ना 3-4 कैटेगरी होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर के, वो ऐसे होते हैं लीनियर डिस्टिंक्ट, मतलब ये एक केस है। लीनियर एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, ये जैसे यहाँ पे है, ठीक है। सेकेंड होता है लीनियर एंड रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड। थर्ड है, एक मिनट बच्चों, ओके, लीनियर एंड रिपीटेड। और फिर होते हैं एक्स स्क्वायर वाले रूट्स, जिसमें एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और फोर्थ होता है जिसमें रूट्स ही क्वाड्रेटिक होते हैं, ठीक है। रूट्स ही क्या है, क्वाड्रेटिक है। एक जस्ट अ मिनट, आई विल क्लोज द विंडो। ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट्स होता है। तो दिस इज 5x+6 इन द न्यूमरेटर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको देखो कैसा लिख सकते हैं, 5x+6 स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगेन हमारा वेवी कर्व मेथड जैसा x+-a का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो दिस शुड बी x+2 और x-1 करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा। सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं, हमको चाहिए कि हम x+-a के फॉर्मेट में लिखें, ठीक है। नहीं होगा तो हम बना देंगे, हमारा ये रूल है। ऐसा करोगे तो नहीं आएगा, कि आ जाएगा, बट हमारा ये रूल है, ठीक है। उससे कोई मिस्टेक नहीं होने के चांसेस। a अपॉन पहला फैक्टर लिख दिया x+2 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर लिख दिया x-1। अब बच्चों ये सुनो कि ये जो स्टेप मैंने किया है, हमने एक्चुअली इंटीग्रेशन कुछ अप्लाई नहीं किया है, ना कुछ मैंने मैथमेटिक्स लगाया है। मैंने बस ये चाहा है कि इसको -5x+6 बाय दिस को मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख सकती हूँ क्या, मैं देखना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ ए बी की ऐसी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी जहां से मैं, यही टर्म है, जैसे इधर राम खड़ा है तो इधर भी राम ही खड़ा है, बट ना इन्होंने कपड़े अलग अलग पहन लिए, मतलब वो दिख अलग अलग रहे हैं बट वो सेम ही है। इसको करने के लिए अब मैं क्या करूंगी, -5x+6 अपॉन x+2 इंटू x-1 विच इज ऑलरेडी देयर। इसको मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा, a अपॉन a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+2 अपॉन x+2 इंटू x-1। तो ये कैंसिल करो, अभी हो गया ये कैंसिल सारा। तो ये किधर से कितना आया, -5x-6 इज इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+2। अब यहाँ पे आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ से जो इसको 0 करेगा, इस फैक्टर को बहुत आराम से सुनो आप, जो इसको 0 करेगा वो वैल्यू डालो। ये कब 0 होगा, जब x इज इक्वल टू -2 होगा, तो मैं -2 डाल रही हूँ। तो -2 डालने से ये कितना होगा, 10 - 6 वो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे -2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा -3a, ठीक है। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -4/3। अब दूसरा हम डालेंगे, दूसरा हम क्या डालेंगे, जो इसको 0 कर दे, तो x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये कितना होगा, -5 - 6 विच इज -11। 1 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3b। तो b की वैल्यू कितनी आई, -11/3, ठीक है। कहाँ है, हाँ
तो अपना क्या क्या आया भाई, ए आया -4/3 और -11/3, तो -4/3 एंड -11/3। तो इसके नीचे क्या आया था, x-2 और इसके नीचे था x-1। x+2 था क्या, x+2 था, सॉरी x+2, ये आया अपना। तो जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन था वो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये तुमको आता है। कांस्टेंट का कोई काम नहीं इंटीग्रेशन में, -4/3 मैंने बाहर ले लिया dx अपॉन x+2, ये -11/3 मैंने बाहर ले लिया dx अपॉन x-1। सो -4/3 इसका इंटीग्रल कितना आएगा, ln mod x+2 -11/3 ln mod x-1 प्लस c, ये आंसर है। कितने लोगों को ये समझ में आया? इसकी प्रैक्टिस करो, ये जरूर से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ जाता है। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं क्या? आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो फिर से एक बार। कितने लोगों को समझ में आया? MST जलंधर, लवप्रीत कौर, पता नहीं ये बच्चा आपको समझ में है? ओके, ये क्वेश्चन ना एक ही टाइप के होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। तो आप इसमें ये वही अभी सॉल्व किया होगा इन्होंने। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, पहले तो ये बात है, अब ये ना आप पार्शियल फ्रैक्शन हेडिंग के अंदर देख रहे हो तो वो समझ में आ जाता है। ऐसा स्टैंड अलोन जब ये भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है जेईई मेंस में, वो क्वेश्चन दे देते हैं, वो बोलते हैं सॉल्व, ठीक है। तो आपको जैसे ही f(x) बाय g(x) काइंड का फंक्शन दिखे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लग भी सकता है या नहीं। तो लग सकता है का क्या मतलब, ऊपर की डिग्री कितनी है 2 और नीचे की कितनी है 3, तो लग तो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है तो लग सकता है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि नीचे के रूट्स के टाइप होते हैं, लीनियर रिपीटेड, लीनियर नॉन रिपीटेड, डिस्टिंक्ट, वो सब। तो इसमें क्या हुआ, x+3 रिपीट हो गया। इसकी लिखने की तरीका के देखो कैसा होता है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको 3/2 भी बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ओके, तो a अपॉन ये रूट लिख दिया मैंने। दूसरा जब स्क्वायर होता है, याद रखो बच्चों, जब स्क्वायर होता है ना तो डायरेक्टली b/x+3 होल स्क्वायर नहीं आएगा, इसका तरीका होता है, आप b/x+3 लिखा, फिर स्क्वायर है तो +c(x+3 होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाता है, ये ABC की वैल्यूज आपकी गलत आ जाएंगी, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्यूब होता तो मैं फिर लिखती a+b+c t x+3 होल क्यूब लिखती, ऐसा करती। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या लिखती, +e x+3 होल पावर 4 लिखती, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब ऐसा तो था नहीं, तो ये मैंने आपको ऐसे ही बताया, ठीक। तो अब देखो, अब वही किया, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो एलसीएम ले लिया था 2x+3, इसके नीचे था, इसके नीचे भी था 2x+3, ये स्टेप आप ऐसे भी अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद आप खुद से ही अवॉइड करने लग जाओगे। इसके नीचे भी था वो 2x+3 इंटू x+3 होल स्क्वायर, क्योंकि आपने एलसीएम लिया था तो ये और ये कट हो गया, अब ये मिला आपको। अब एक बारी क्या डालोगे, x की वैल्यू, ये कब 0 होगा, -3/2 पे, ये डालोगे, फिर x की वैल्यू क्या डालोगे, -3,
अब x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, तो मैंने यही बोला कि ये राम इज इक्वल टू राम है, ठीक है। इसमें कुछ भी डालो, इसमें कुछ भी डालो, ये सेम ही है, बस वो दिख अलग रहे। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू डालोगे 2, तो इसमें भी x की वैल्यू 2 डालो, चलाएगा, कुछ भी डालो। ये तो हम क्यों बोलते हैं, ताकि वो जीरो काफी सारी टर्म्स हो जाती है तो बहुत अच्छे से हमको शॉर्ट में आंसर मिलता है। बट तुम x की वैल्यू एक्चुअली इसमें कुछ भी डाल सकते हो, तो x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, तुमको जो चाहिए 0 डालो, तो एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी। एबीसी की वैल्यूज यहाँ डालो और इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करने के बजाय इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है। तो ये हो जाएगा जो भी a की वैल्यू होगी इंटू ln 2x+3, ये हो जाएगा b इंटू ln x+3, ठीक है। और ये हो जाएगा c। अब 1/x² टाइप का इंटीग्रेशन है, तो ये कितना हो जाएगा 2x+3, सॉरी x+3 का पावर -2 है, तो -1/-1, ऐसे हो जाएगा। तो ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। ये तो रिजॉल्व करने के लिए बोला था। अब देखो, इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं हम। ये हमको जरूरत नहीं है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ए बी सी बार 3 बार रूट्स आ जाएंगे। यहाँ देखो, दिस इज डिफरेंट क्योंकि इसके रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक रूट है, x² वाला रूट है, क्वाड्रेटिक रूट है। ये भी मैंने आपको दिखाया था अभी, आप नोट्स बना लो। क्वाड्रेटिक रूट, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, जब भी क्वाड्रेटिक रूट रहता है ना, इसके ऊपर सिंपल एबीसी नहीं आता है, ऐसा आता है। जब भी नीचे x² रहेगा, मतलब लीनियर ऊपर आता है, तो bx+c आएगा। अगर b भी यूज हो गया होता तो cx+d आता। और फिर उसको सेम टाइप से जैसे अब हम सॉल्व कर रहे थे वैसा ही सॉल्व करो फिर से, तो फिर से आ जाएगा। ये ना पार्शियल फ्रैक्शन में बस लिखने के तरीके आपको पता है क्या, वही मैटर करता है। एक बार आपने अगर लिख लिया तो एनी वो क्या है कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, मतलब कैलकुलेशन आपका कितना स्ट्रांग है। और ये अब ये देखो, अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक रूट, तो ऊपर देखो कैसा लिखा है ax+c, और क्वाड्रेटिक ही रिपीट हो गया, तो यहाँ पे लिखा है cx+। इसको एक बार देखो आप लोग, ये अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो समझ में आता है क्या, देखो। एक बार आराम से देखो उसको क्या लिखा है। उसके बाद अभी हम देखते हैं, ठीक है। एक बार बाय पार्ट्स हम देखते हैं। बाय पार्ट्स कितने लोगों को आता है, ILATE। हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो I क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। L क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। A क्या होता है,
एल्जेब्राइक फंक्शन, और टी क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमको हेल्प करता है डिसाइड करने में। तो जो फर्स्ट डिसाइड होगा और जो सेकंड डिसाइड होगा उसमें बाय पार्ट्स कैसे लगेगा, सब सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो इसमें बाय पार्ट्स कैसे लगेगा ये लर्न करना है आपको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। ठीक है, क्या हुआ है? तो ऐसा लगा सकते हैं, तो जैसे आपके पास है x sin x into dx, तो x इज एल्जेब्रिक फंक्शन, क्या हुआ, कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है, तो x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कौन पहले आएगा, एल्जेब्रिक पहला है तो ये फर्स्ट है, और sin x दूसरा है तो ये सेकेंड है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। तो ये कितना आ जाएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना है, माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x कितना है 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x फिर से कितना है, माइनस cos x dx। तो ये कितना आएगा, माइनस x cos x, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस इंटीग्रल cos x dx। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना है, sin x प्लस c। इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना फर्क रहता है बस कि यहाँ पे मे बी 0 to π/2 ऐसी कोई लिमिट लग जाएगी, तो एंड में हम क्या लगा देंगे, ये c नहीं लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। तो अपर लिमिट डालोगे तो कितना आएगा, माइनस π/2 cos π/2 प्लस साइन π/2। ये अपर लिमिट लगाई मैंने, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 0 प्लस साइन 0। ठीक, तो ये कितना आया, माइनस π/2 cos 90 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, माइनस साइन 0 कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये आंसर कितना आया, 1 आंसर आया। तो डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में यही फर्क होता है कि इनडेफिनाइट में ये c आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लिखते हैं c, ये क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये चीज है। ठीक है, समझ में आया ये सबको? देखो इंटीग्रेशन में ना क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है, बहुत होती है। तो लेकिन ये जो है, ये जो टॉपिक्स है वो ऐसे टॉपिक्स है कि इसमें ज्यादातर सब चीजें कवर हो जाती है। मैं ऐसा, और इसको ना पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जैसे टॉपिक्स क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक हो गया, फिर इंटीग्रल, ये टॉपिक मैथ्स में ऐसा ही है, मतलब प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है इसमें। कॉन्सेप्ट तो बहुत लिमिटेड रहता है, बट उसमें इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं कि हर क्वेश्चन एक नया सा क्वेश्चन रहता है। तो अभी हम कितना भी क्वेश्चंस करेंगे, बट अब हमारे पास तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी है, बट वैसे भी कोई भी प्रोफेसर कितना भी क्वेश्चंस कराएगा तो वो ऐसा नहीं है कि सब वैरायटी कवर कर ही लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसमें ऐसा मतलब कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि हर क्वेश्चन की एक कैटेगरी रहेगी और उसी टाइप से वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है बच्चों। ये मैथ्स में ये टॉपिक्स है ऐसे है कि जैसा एक नया क्वेश्चन बना वैसे ही एक नई सी
टाइप आपको दिखने को मिल जाएगी कि यार इस क्वेश्चन में तो ऐसा करा है, हमने तो ऐसा नहीं करा था, ये टाइप का चीज रहता ही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगेन दिस इज अ जेईई मेंस क्वेश्चन। तो इंटीग्रल दिया है आई ऑफ एक्स एज ई पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन 2x माइनस साइन एक्स dx, ये दिया है। उन्होंने दे दिया आई ऑफ जीरो, मतलब जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आई ऑफ जीरो कितना है 1, तो आपको निकालना है आई ऑफ π/3 कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन पेस्ट करती हूँ और समझाती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको समझ में आए तो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, पूरा नहीं है फिर भी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आपने क्या किया, ये ब्रैकेट खोला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखो, अब ये जो है यहाँ पे यूज हुआ है बाय पार्ट्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठीक है। तो ये जो है वो, ये फर्स्ट फंक्शन है cos x, और e पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x ये सेकंड फंक्शन है। तो अब इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। हमारा रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन है cos x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब इसका इंटीग्रल। अब ये मैं आपको समझाती हूँ। e पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x dx, इसका इंटीग्रल क्यों इतना आसान है, क्योंकि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करूं, सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन। साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव अगर दोनों साइड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 sin x cos x इज इक्वल टू डी टी। और अगर ये e साइन स्क्वायर एक्स है तो, और ये क्या है, ये होता क्या है 2 sin x cos x, ये होता है sin 2x इज इक्वल टू डी टी। तो sin 2x dx, तो ये कितना आ जाएगा, e पावर t sin 2x dx क्या होगा dt, और e पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है e पावर t, मतलब क्या t कौन है साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो इस पूरे का इंटीग्रल उसने लिख दिया e पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपको तब समझ में आएगा तब थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा हो। ठीक है, और आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस भी आते हैं बट ये ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसके लिए किस पे ग्रिप होनी चाहिए, इसके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे ग्रिप होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे। अब हम तो रूल लगा रहे हैं, तो ये माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ठीक है, फिर से इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब इसका इंटीग्रल, तो वो तो है अपने पास, इट इज e पावर साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स e पावर साइन स्क्वायर एक्स dx तो है। तो अगर आप देखोगे तो ये माइनस और ये माइनस मिला के यहाँ पे उन्होंने लिख दिया प्लस, ये तो वैसे ही लिखा cos x e पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस लिखा मिलके लिख दिया यहाँ पे प्लस साइन एक्स e पावर साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये बचा, ये बचा cos x e पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। अब ये बचने के बाद उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, आई ऑफ जीरो बोल रहा था कि 1 है। आई ऑफ जीरो मतलब आई में x की वैल्यू अगर आप जीरो डालोगे तो 1 है। तो इसमें अगर मैं साइन जीरो डालूंगी, मतलब यहाँ पे जीरो डालूंगी, तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1 इंटू कॉस जीरो इज 1 प्लस सी इक्वल टू 1। तो ये 1 मतलब ये आया 1 प्लस सी इक्वल टू 1,
तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, सी कितना आया 0। तो मतलब ये वैल्यू कितनी है 0 है। तो बस यही बचा इंटीग्रल e पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब आपको निकालना क्या था, आई पाई बाई 3 निकालना था, मेरे हिसाब से यही निकालना था। हाँ, आई पाई बाई 3 निकालना था। तो पाई बाई 3 अगर आप निकालोगे तो इसमें लिखोगे e साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई बाई 3। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 उसका स्क्वायर, सो 3/4 प्लस साइन 60 कितना होता है 1/2 कॉस 60। तो ये आंसर है। सब लोग इस क्वेश्चन को एक 2 3 मिनट आराम से देखो, ये सारा जो मैंने किया है वो देखो आराम से, और कुछ दिक्कत है तो मुझे चैट में लिखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 2 मिनट शांति से देखो इसको। फ्रॉम लास्ट मतलब एमटीएस संगरूर बॉयज, रिपीट करो। फ्रॉम लास्ट, लास्ट मतलब नहीं समझी मैं, कौन सा स्टेप बोल रहे हो। लास्ट स्टेप, ओके। लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप। देखो C0 आ गया आपका, ठीक है। तो आई ऑफ एक्स क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा e पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बचा आपके पास। तो आपको निकालना है आई ऑफ पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 मतलब क्या, 60। तो आई ऑफ 60 डिग्री आपको निकालना है। तो ये इसमें आप x की जगह 60 डाल दोगे, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60 आया आपके पास। तो e की पावर में साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, लेकिन अपने पास स्क्वायर है तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना होगा 3/4। तो ये e के पावर में होगा 3/, प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/। तो ये आया आपका आंसर। अब ये C0 कैसे आया, तो उसने बोला था, उसने प्रायर इंफॉर्मेशन दे दिया था कि आई ऑफ 0 कितना है 1 है। तो इसमें आपने अगर 0 डाला तो साइन 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा e ऑफ 0 प्लस कॉस 0 इक्वल टू 1। तो e ऑफ 0 कितना होता है
प्लस सी, ठीक है, नहीं इनटू है ये, सॉरी इनटू प्लस सी, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, cos 0 इज 1, तो ये 1 प्लस सी इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो सी कितना आएगा 1 माइनस 1, सी कितना आ जाएगा 0, तो इसीलिए हमने इस सी को क्या कंसिडर कर लिया था, 0 कंसिडर कर लिया था। क्लियर है? गुड गुड गुड। तो अभी आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, इंटीग्रेशन में आपको प्रैक्टिस करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन जो आज मैंने कराया, इसके आज ही प्रैक्टिस कर लो आप लोग, और बाय पार्ट्स, इतना प्रैक्टिस करो। बाकी क्या है कि तुम कितना भी प्रैक्टिस करोगे तो नया क्वेश्चन तो हमेशा ही आ सकता है, तो उसकी तो एनी हाउ कोई गारंटी नहीं होती है, तो हम तो वो देखना चाह रहे हैं कि जितना हम कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस कैसा बन रहा है, ठीक है, तो वो आप देखो। एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग घर पे करना। आप लोग PYQs करो, मुझे लगता है अगर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस लेने पे, मतलब क्या ही, अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और एक बात मेरी आप ये सुन लो कि इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है और आपको पता है कि एक बार ये पता लग जाए कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से मुझे करना है क्वेश्चन, फिर भी आपका हाथ चलने में, आपको एग्जाम में हाथ तब चलेगा जब उस टाइप के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी रहेगी। वरना बहुत बार बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम मतलब समझ में तो आ गया था कैसे करना है, बट पता नहीं कुछ मिस्टेक सा हो गया, तो वो मिस्टेक कब होता है, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, जब सिर्फ वो पढ़ते हो, जैसे कोई सब्जेक्ट ही है वैसा पढ़ लिया, सब्जेक्ट है मतलब कि कैसा कोई थियोरी हम लोग पढ़ लेते हैं, वैसा अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझ तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब लिख नहीं पाओगे आप एग्जाम में। और ये एग्जाम तो ऐसा है कि आपको थोड़ी स्टेप का मार्क मिलने वाला है, ये तो आप अभी सब लोग जान रहे हो कि स्टेप का मार्क किसी को नहीं मिल रहा है, तो जब तक लास्ट के आंसर नहीं निकल के आ जाएगा तब तक कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, और वो निकल के तभी आएगा जब आपको, आप सॉल्व करोगे पूरा एंड तक। इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज x पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं नीचे, अजीब 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 सा है कुछ, अजीब सा ही है, मतलब काफी देख के ऐसे क्वेश्चन इंसान डर जाता है पहले, लेकिन आप अगर इसकी, ये ऐसा ही होता है, ये फिजिकल अटैक क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा, देखो ट्रैप्स अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी ट्रैप कैसा होता है कि क्वेश्चन दिखने में काफी अच्छे से दिख जाएगा, आराम से छोटा सा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन जैसे आप सॉल्व करते जाओगे वो मतलब सॉल्व ही नहीं होगा, वो डिफिकल्ट बनते जाएगा, बड़े बड़े इक्वेशंस उसके अंदर बनते जाएंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं जो दिखने में बड़े भयानक से दिखते हैं, कुछ समझ नहीं आता, बट वो जब सॉल्व करने जाओगे ना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, तो डरना नहीं चाहिए किसी क्वेश्चन से। अब आप इसको अगर देख लोगे, तो आप अगर इसको ना tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को t डाल दोगे ना, ये मक्खन जैसा ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने इसको t डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू tan t हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना काफी आसान है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स पावर -3 का डिफरेंशिएशन एक्स पावर -4 इज इक्वल टू tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t dt। या फिर अगर आप इसको tan इनवर्स भी रखते हो, अगर आप इसको tan इनवर्स भी रखते हो तो तुमको वो भी डिफरेंशिएशन पता है, वो भी पता है, वो भी कोई ऐसा थोड़ी टफ सा डिफरेंशिएशन थोड़ी, इसको अगर आपने t रख दिया तो ये क्या, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt, तो ये तो dt है ही, इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ dt आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने यही किया है, ये dt आ गया। अगर आप इसके बाद देखना, एक बार देखना, आप देखना शुरू कर दोगे तो अपने आप ये बॉक्सेस में फिट होते जाता है। इसमें सिर्फ दिमाग लगाने की बात ये थी कि इसको टी रख दो, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
ये टी रख दोगे ना बस, बाकी बराबर वो क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया गया है कि बराबर अपने 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 आप वो अपने से ही, ये देखो ये डी टी बाई टी बन गया, बस कुछ नहीं होगा उसके आगे, डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। बस दिमाग यहाँ लगाना था कि tan इनवर्स इसको टी पुट करना है, बराबर ये बॉक्सेस में फिल होते जाएगा। वो क्वेश्चन ही पहले इसको लिखा था एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते वक्त, और जो भी dt वगैरह बन रहा था फिर उसने ये और ये टर्म्स लिखी, इसलिए वो इतनी अजीब सी लग रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखना आप, जेई मेंस कब का क्वेश्चन है, रिसेंट ही होगा, 24 का, देखो 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले इसमें भी अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डाउट्स रहेंगे उसको पढ़ेंगे हम। चलो ना, बाय बाय।